हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं चेक का टॉपिक। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो आज अपन देखने वाले हैं चेक का टॉपिक। इसके पहले अपन ने प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है दोनों देख लिया है, कवर कर लिया प्रॉपर तरीके से। आपका काम यह है कि प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन जो है वो कौन से सेक्शन में दी गई है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, उसको आपको कमेंट कर देना है। जिसका कमेंट सही होगा उसको हमारी तरफ से मिलेगा एक हार्ट, ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। तो चलो अपन आज आगे बढ़ते हैं चेक के टॉपिक के साथ, फटाफट से समझेंगे इस पूरे टॉपिक को और इस चैप्टर को अपन खत्म कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक क्या है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेबल ऑन डिमांड, एंड इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग चेक क्या है? तो चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो हम किस पे ड्रॉ करते हैं? हम ड्रॉ करते हैं एक बैंकर के ऊपर, ठीक है, जो कि पेबल होता है ऑन डिमांड, और ये इंक्लूड करता है एक ट्रंकेटेड चेक को और एक चेक इन इलेक्ट्रॉनिक इमेज को। ठीक है, सिंपल, अभी समझ में आया। चेक क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ रखा है। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी होती है? 3 पार्टी, ड्रॉई, ड्रॉअर, पेई। ठीक है, उस केस में हम किसके ऊपर ड्रॉ करते थे ये आपको पता होगा। चेक के केस में हम किस पे ड्रॉ करेंगे? हम बैंकर के ऊपर ड्रॉ करेंगे। हम किसके ऊपर ड्रॉ करेंगे? बैंकर के ऊपर, जो कि पेबल किस पे होगा? डिमांड पे पेबल होगा। यानी जब हम बोलेंगे कि पैसा दो, सामने वाले को पैसा देना पड़ेगा, सामने वाले आदमी बैंकर को पैसा देना पड़ेगा। और ये इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक को, या सिंपल आप ट्रंकेटेड चेक भी बोल सकते हो, और चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ट्रंकेटेड चेक मतलब क्या और चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब क्या? नॉर्मल फिजिकल चेक तो हमको पता है, हो सकता है आप सभी ने देखा भी होगा। नहीं देखा होगा तो अपने पेरेंट्स से आप जाके पूछ सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, आपको दिखा देंगे। क्लियर बात है। अपने को समझना है कि ट्रंकेटेड चेक क्या है और चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या, दोनों अलग अलग चीजें। सबसे पहले चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। Check in electronic form means check which contains the exact mirror image of a proper check and is generated, returned and signed in a secure system ensuring minimum safety standards with use of digital signature and asymmetric crypto system। क्या बोल रहा है यहाँ पे? चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब कोई फिजिकल ऐसा पेपर पेन इंक वाला चेक वो नहीं होगा। क्या होगा? ऑनलाइन चेक जनरेट होगा। जैसे ऑनलाइन क्यूआर वगैरह होता है ना अपने पेटीएम में, क्लियर है, वैसे ही टाइप का एक ऑनलाइन चेक होगा जो हूबहू एक फिजिकल चेक की तरह दिखेगा। अंतर ये होगा कि फिजिकल चेक में जैसे हम साइन करते हैं तो पेपर, ठीक है, चेक क्या होता है? पेपर के फॉर्म में होता है, उसमें हम इंक वगैरह से साइन करते हैं। उसमें नॉर्मल साइन तो कर नहीं सकते, स्क्रीन में घुस के साइन करोगे क्या? नहीं। तो उसमें कैसा साइन होगा? उसमें डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, और बाकी चीजें क्या होगी? टाइपिंग वगैरह में वहां पे काम हो जाएगा। क्लियर बात है। यानी पेपर का कोई यूज नहीं होगा, पेपरलेस एक चेक जो कि एग्जैक्ट रेप्लिका होगा जैसे नॉर्मल चेक होते हैं। सिग्नेचर उसमें डिजिटल फॉर्म में होंगे, ठीक है, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का उसमें यूज होने वाला है। तो ऐसे चेक को हम क्या बोलते हैं? चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी एक डिजिटल चेक भी आप उसको बोल सकते हो। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है ट्रंकेटेड चेक। तो ट्रंकेटेड चेक मतलब ट्रंकेटेड चेक मींस अ चेक व्हिच इज ट्रंकेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल आइदर बाय द क्लियरिंग हाउस और बाय द बैंक, वेदर पेइंग और रिसीविंग पेमेंट इमीडिएटली ऑन जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज फॉर ट्रांसमिशन सब्स्टिट्यूटिंग द फर्दर फिजिकल मूवमेंट ऑफ द चेक इन राइटिंग। क्या बोल रहा है यहाँ पे? ट्रंकेटेड चेक क्या होता है? पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे आपके पास एक चेक आया, आपके पास चेक किसका आया? मान लो यहाँ पे लिख के ही आपको थोड़ा बताते रहता हूं, HDFC बैंक का आपके पास एक चेक आया। अब आपका जो बैंक अकाउंट है वो मान लो यूको बैंक में है, ठीक है। अब आप जो चेक डिपॉजिट करने कहां जाओगे? HDFC के पास जाओगे कि यूको बैंक के पास जाओगे? आप जाओगे सर यूको बैंक के पास। यूको बैंक वाले को जाके दिखाओगे कि भैया ये मेरे पास HDFC बैंक से एक चेक आया, इसकी पेमेंट मुझे कर दो। यूको बैंक वाला आपसे जो है चेक वो कलेक्ट करेगा, फिर उसको ले जाके HDFC बैंक को देगा, क्लियरिंग हाउस को देगा, 4 जगह वो फिजिकल चेक आपका घूमेगा, ठीक है, जगह जगह हेड ऑफिस, इधर उधर आपका चेक जो है फिजिकल फॉर्म में घूमेगा। जब सारी प्रोसेस हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएगा, ये देख लिया जाएगा कि हाँ चेक एकदम जेन्युइन है, किसी भी तरीके की कोई भी फॉर्जरी नहीं हुई है, तब जाके वो अमाउंट आपके बैंक में आ जाएगा। इसमें पुराने जमाने में ऐसा होता था जिसमें कम से कम मान लो आप 1 हफ्ते का टाइम तो लग ही जाता था, और अगर उस बीच में अगर संडे आ गया, फिर अपना सैटरडे वगैरह आ गया, या कोई भी तरीके की पब्लिक हॉलिडे, कोई त्योहार वगैरह आ गया, तो और डिले हो गया यहाँ पे। क्लियर है। इसका सॉल्यूशन निकला जब टेक्नोलॉजी आई। अब फिजिकल चेक आपको इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो यूको बैंक की रायपुर ब्रांच में आपने चेक डिपॉजिट किया, ये भेजेंगे अपने हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस मान लो कहीं अपना बैंगलोर में है, तो रायपुर से बैंगलोर जाने में टाइम लगा, फिर कंफर्मेशन होके प्रोसेस हो, क्या है, बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे लग जाएगा। तो जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई तो क्या हुआ? हमने बोला फिजिकल चेक को इधर उधर देने की, घुमाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डिसएडवांटेजेस थे, टाइम ज्यादा लग रहा है, डैमेजेस होने का खतरा है, चेक घूमने का खतरा है, ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे दिक्कतें हैं। जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई हमने क्या किया? सीधा बोल दिया बैंक को कि आपके पास जो चेक आया है उसको स्कैन करो, सामने और पार्टी को भेज दो, ठीक है, वो वहां पे देखेंगे, सारी चीजें मैच करेंगे और पेमेंट जो है तुरंत तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो उस चेक को जिसको हम स्कैन कर देंगे, ठीक है, फिजिकल चेक मिला बैंक को, बैंक वाला क्या करेगा? अपने पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में डाल के उसको स्कैन कर देगा और आगे
फॉरवर्ड कर देगा। तो वो जो स्कैंड इमेज है उसको क्या बोलेंगे? ट्रंकेटेड चेक। ट्रंकेटेड मतलब छोटा करना। ट्रंकेटेड का क्या मतलब है? छोटा करना। अब ये जो इतना लेंदी प्रोसेस था, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह फिर पेमेंट क्लियर हो रहा है, इस प्रोसेस को छोटा कर दिया किसने? टेक्नोलॉजी ने छोटा कर दिया। आपने फिजिकल चेक बैंक में जमा कराया, बैंक वाले ने दिन खत्म होने के बाद उसको स्कैन कर दिया, आगे भेज दिया, 1 2 3 दिन के अंदर चेक क्लियर होकर आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो चेक मतलब क्या? फिजिकल चेक भी हो गया, कोई डिजिटली जनरेटेड चेक भी हो गया, और एक ट्रंकेटेड चेक भी हो गया। क्लियर हो गई बात? तो ये तीनों ही सेक्शन 6 के अंदर कवर होते हैं। आगे क्लियरिंग हाउस क्या है भैया? क्लियरिंग हाउस का मैंने जिक्र किया था। तो क्लियरिंग हाउस मींस द क्लियरिंग हाउस मैनेज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और क्लियरिंग हाउस रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेक्शन 6 एज सब्स्टिट्यूटेड बाय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडेड एंड मिसलेनियस प्रोविजन। ठीक है, क्लियरिंग हाउस मतलब वो क्लियरिंग हाउस जो आरबीआई उसको मैनेज कर रहा है, या आरबीआई ने मान्यता दी, आरबीआई उस क्लियरिंग हाउस को रिकॉग्नाइज करता है। सिंपल। आगे, अ चेक इज अ स्पीशी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अपन ने देखा ऊपर कि चेक क्या है? ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, पर क्या पूरा उसके जैसे? नहीं, थोड़ा सा अलग है। तो चेक इज अ स्पीशी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बट इट हैज द फॉलोइंग 2 एडिशनल क्वालिफिकेशन। पहला क्या? इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। ये हमेशा हम बैंकर के ऊपर ड्रॉ करेंगे, किसी भी और पर्सन के ऊपर नहीं। दूसरा ये क्या है? पेबल ऑन डिमांड है। दूसरा ये क्या है? पेबल ऑन डिमांड है। जैसे ही हम चेक सामने बैंकर को अपने देंगे, उसको अपना प्रोसेस काम वाम करना पड़ेगा और फटाफट से क्लियर करके देना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। नेक्स्ट है पार्टीज टू अ चेक। तो क्योंकि भैया चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज का ही टाइप है, तो इसमें से भी जाहिर बात है 3 पार्टी आएगी। पहला ड्रॉअर, दूसरा ड्रॉई, तीसरा पेई। ड्रॉअर मतलब जो चेक में साइन करता है। ये देखो आपके पास यहाँ पे चेक है, जिसने साइन किया, जिसने चेक काट के दिया, वो कौन हो गया? ड्रॉअर। ड्रॉई कौन है? ये हमेशा बैंकर होगा, क्योंकि हम एक बैंकर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भैया आप यहाँ पे पेमेंट क्लियर करवा दो। पेई कौन होगा? ऐसा पर्सन जिसको भैया वो चेक का पैसा जो है मिलने वाला है, जिसका नाम उस पर लिखा हुआ है। क्लियर बात है? पार्टीज टू अ चेक खत्म। अब फंडामेंटल ऑफ चेक सिंपल है। पे टू बी अ सर्टेन, किसको पैसा मिलने वाला है ये सर्टेन होना चाहिए। चेक में डेट होनी चाहिए, ठीक है, राइटिंग में होना चाहिए। चेक मस्ट बी एन ऑर्डर इन राइटिंग, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, साइन होना कंपलसरी है। मे बी ड्रॉन पेबल टू ऑर्डर और बियरर, या तो ऑर्डर पे या बियरर पे भी ये जो चेक है वो बन सकता है। बियरर यानी जिसको मिला उसका। नेक्स्ट है आगे, द अमाउंट मस्ट बी स्पेसिफिकली मेंशन इन फिगर्स एंड वर्ड्स, यानी अगर हमको 5000 देना है तो हमको इस टाइप से भी 5000 लिखना पड़ेगा, और 5000 वर्ड्स में भी हमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। तो ये है कुछ फीचर। क्या क्या है? पे जो है सर्टेन होना चाहिए, साइन होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, फिर अमाउंट जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में भी होने चाहिए और वर्ड्स के फॉर्म में भी होने चाहिए। क्लियर बात? हाँ जी सर। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका हु कैन क्रॉस अ चेक। हु कैन क्रॉस अ चेक। अब एक चेक को क्रॉस करना क्या होता है, इसके ऊपर डेडिकेटेडली एक पूरा चैप्टर आपके पास है, जो कि यूनिट चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 पूरा क्रॉसिंग ऑफ चेक, चेक की क्रॉसिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है, उसके बारे में है। अपन यहां देखने वाले हैं कि चेक को क्रॉस कौन कौन कर सकता है, मीनिंग क्या होता है क्रॉसिंग का, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। चैप्टर 4 में पूरा डिटेल में अपन करेंगे। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके जो थियरी यहाँ पे लिखी है इसको पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, अपन देखेंगे चेक में बी क्रॉस बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। सबसे पहले ड्रॉअर ऑफ द चेक, जो पर्सन चेक को बना रहा है वो उसको क्रॉस कर सकता है। क्रॉस मतलब ये मत समझना कि काट दिया चेक को, ठीक है, अलग चीज होती है वो थोड़ी सी। तो ड्रॉअर ऑफ द चेक क्रॉस कर सकता है। दूसरा, द होल्डर ऑफ अ चेक व्हेन अ चेक इज इशूड अनक्रॉस इट मे बी क्रॉस्ड बाय द होल्डर जनरली और स्पेशली। ठीक है, चेक की जो क्रॉसिंग होती है 2 टाइप की होती है, एक जनरल क्रॉसिंग होती है, एक स्पेशल क्रॉसिंग होती है। अब जो होल्डर ऑफ चेक है, मान लो उसको एक अनक्रॉस्ड चेक मिला, होल्डर ऑफ चेक को अनक्रॉस्ड चेक मिला, वो चाहे तो वो खुद भी क्रॉस कर सकता है, वो चाहे तो खुद भी क्रॉस कर सकता है, चाहे जनरल तरीके से या स्पेसिफिक तरीके से। तीसरा, बैंकर भी चेक को क्रॉस कर सकता है। इन हुज फेवर द चेक हैज बीन क्रॉस स्पेशली मे अगेन क्रॉस इट स्पेशली इन फेवर ऑफ अनदर बैंकर, वो भी किसी और बैंकर के लिए उस चेक को स्पेशली क्रॉस कर सकता है। तो 3 पार्टी कौन कौन चेक को क्रॉस कर सकते हैं, जो बना रहा है वो, जो होल्डर है वो, और तीसरा बैंकर भी चेक को क्रॉस कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है ड्यू डेट ऑफ अ बिल और नोट। जो चेक का टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म हो गया। अब छोटे मोटे 2 टॉपिक बचे, एक है पहले ड्यू डेट ऑफ अ बिल और नोट, और दूसरा है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बने रहना, फटाफट से अपन देखने वाले। एवरी इंस्ट्रूमेंट पेबल अदरवाइज डन ऑन डिमांड इज एंटाइटल्ड टू 3 days ऑफ ग्रेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर से देखने मिलेगा। 3 days ऑफ ग्रेस, ध्यान रखना। अब ये 3 days ऑफ ग्रेस क्या है, मान लो एक बिल है जो इशू हुआ है, उसमें लिखा है कि मैं नवंबर 25 को भैया इसका पेमेंट कर दूंगा, या इसका पेमेंट मुझे नवंबर 25 को मिल जानी चाहिए। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। चेक का ये अपना बिल का पेमेंट कब होगा, नवंबर 25 को। पर क्या जरूरी है, इंडिया जैसी कंट्री है, आपको क्या लगता है कि 25 को ही पेमेंट हो जाएगी? क्या नहीं हो पाएगी। हमेशा जब भी ड्यू डेट आती है, सामने वाली पार्टी बोलती थी भैया 1-2 दिन थोड़ा सा टाइम दे दो, अभी बिजी हूं, अभी पैसा नहीं है, ये वो। इसी को देखते हुए 3 days ऑफ ग्रेस लेके आया गया कि 3 days ऑफ ग्रेस मतलब अगर 25 आपकी ड्यू डेट है,
उसके बाद भी आपको 3 दिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, सामने वाले को 2-3 दिन का आपको टाइम देना पड़ेगा। यानी जो अब आपकी ड्यू डेट बनेगी भैया वो क्या बनेगी, 5, 6, 7, 8, 28 ऑफ नवंबर, 28 ऑफ नवंबर, ठीक है। 25 को आपको पैसा मिलना था, बट आपको 3 डेज ऑफ ग्रेस सामने वाले को देने पड़ेंगे, और अब आपकी ड्यू डेट बनेगी 28 ऑफ नवंबर। अगर 28 को ये पैसा नहीं मिलता है तो अब आप सामने वाले के ऊपर एक्शन ले सकते हो। ऐसा नहीं कि 25 को नहीं मिला तो आप एक्शन ले लोगे तुरंत, नहीं, 25 के बाद आपको 3 डेज ऑफ ग्रेस देना पड़ेगा सामने वाले को, और फिर 28 को वो पेमेंट कर देगा। अगर नहीं करता है तो आप फ्री हो एक्शन लेने के लिए। इसको बोलते हैं ड्यू डेट ऑफ अ बिल और नोट। ये इस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन के आ सकता है कि 30 अप्रैल को ड्यू डेट थी, बताओ कि भैया पेमेंट कब होगा। उस केस में आपको ये ग्रेस के 3 दिन मिला के आपको आंसर करना है। क्लियर? अब ध्यान दो यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट्स नॉट एंटाइटल्ड पीरियड ऑफ ग्रेस, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें ग्रेस पीरियड अलाउड नहीं है, मतलब उसमें जो तारीख लिखी हुई है उसी तारीख को पेमेंट हो जानी चाहिए। कौन कौन से हैं वो? पहला है चेक, चेक में कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं मिलता है। दूसरा, अ बिल और अ नोट पेबल ऑन डिमांड, कोई भी बिल या प्रॉमिसरी नोट जो पेबल है ऑन डिमांड पे, यानी जब मैं डिमांड करूंगा तब देना पड़ेगा, तो उसमें भी कोई डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलेगा। अ बिल और नोट इन विच नो टाइम इज मेंशन, ऐसा कोई बिल या नोट जिसमें कोई भी टाइम मेंशन नहीं है, तो यानी वो एक तरीके से ऑन डिमांड वाला होगा कि ठीक है मैं टाइम यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, पर जब मैं मांगूंगा तब दे देना, तो उसमें भी आपको ग्रेस के 3 डेज नहीं मिलेंगे। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट ऐसे बच गए जिसमें हमको 3 डेज ऑफ ग्रेस मिलने वाले हैं? सबसे पहला, बिल और नोट पेबल ऑन अ स्पेसिफिक डे, जैसे मैंने बताया कि भैया 25 नवंबर को पेमेंट कर देना तो आपको 3 डेज ऑफ ग्रेस मिल जाएगा। बिल और नोट पेबल आफ्टर साइड, ऐसा कोई भी बिल या नोट जो आफ्टर साइड इसका पेमेंट होना है। तीसरा, बिल और नोट पेबल एट अ सर्टेन पीरियड ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, अगर कुछ ऐसा बिल और नोट लिखा हुआ है जो एक सर्टेन पीरियड के हैपन होने के बाद ही पेमेंट उसका रिलीज होगा, तो उसमें भी आपको 3 डेज ऑफ ग्रेस मिलेगा। जैसे कि अगर भाई बोट पहुंच जाएगी, जैसे ही सामान डिलीवर हो जाएगा उसके बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो ये अपन ने क्या कर दिया, एक सर्टेन इवेंट के हैपन होने पे अपन ने क्या कर दिया, पेमेंट को उससे लिंक कर दिया, तो उसके बाद भी आपको 3 डेज ऑफ ग्रेस मिलेगा। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है वो देखो, सो इन केस ऑफ टाइम बिल और नोट इट बिकम्स ड्यू ऑन द लास्ट डेट of the grace period where an instrument is payable by installment, each installment is due 3 days after the fixed date of payment of the installment। अगर आपको कोई पेमेंट इंस्टॉलमेंट पे भी मिल रही है तो उसमें भी आपको 3 डेज ऑफ ग्रेस जो है वो दिए जाएंगे। आगे, इफ द ड्यू डेट फॉल्स ऑन अ पब्लिक हॉलीडे, अगर ड्यू डेट आपकी कोई पब्लिक हॉलीडे पे आ रही है, जैसे मान लो इसको अपन कर देते हैं 25 नवंबर की जगह 25 दिसंबर कर देते हैं, 25 नवंबर की जगह 25 दिसंबर कर दिया। अब 25 दिसंबर को आ गया आपका मैरी क्रिसमस, ठीक है, 25 दिसंबर को क्या आ गया, क्रिसमस आ गया आपका यहाँ पे। तो उस दिन क्या होगा, द बिल बिकम्स ड्यू ऑन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग बिजनेस डे। जो बिल है वो कब ड्यू होगा, 25 को नहीं, 25 को तो छुट्टी, उसके बाद अगला जो बिजनेस डे आएगा दैट इज 26 तारीख को, उस दिन आपका जो बिल है वो ड्यू हो जाएगा। जैसे मान लो 22 तारीख को बिल जो है ड्यू होना था, 3 डेज ऑफ ग्रेस अपन ने मिला लिए, वो हो गया यहाँ पे 25 तारीख। अब 25 को तो हो गया भैया पब्लिक हॉलीडे, तो अब बिल मेरा कब ड्यू माना जाएगा, 26 तारीख को। सिंपल हो गया? हाँ जी सर। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? चलो भाई, अब आते हैं अपन पेमेंट इन ड्यू कोर्स पे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आई होप फटाफट इजीली आपको समझ में आ जाएगा। पेमेंट इन ड्यू कोर्स, इसके पहले अपन ने देखा था होल्डर इन ड्यू कोर्स, अब अपन देख रहे हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स का क्या मतलब होता है, तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स मींस पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस टू एनी पर्सन इन पोजेशन देयर ऑफ। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मतलब जिसका पेमेंट हो रहा है अकॉर्डिंग विथ द अपरेंट टेन्योर, यानी टेनर है, टेनर को आप टेन्योर भी लिख सकते हैं, टेन्योर यानी टाइम पीरियड। ऐसा पेमेंट इन ड्यू कोर्स मतलब जिसका पेमेंट हो रहा है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो हम दे रहे हैं गुड फेथ में, बिना किसी नेग्लिजेंस से, यानी सब चीज अपन ने देख परख के समझ के हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन को जिसके पास उसका पोजीशन है उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, ऐसी पेमेंट को बोला जाएगा पेमेंट इन ड्यू कोर्स। क्या है, पेमेंट जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में हो रहा है, गुड फेथ में हो रहा है, सब चीजें जांच परखने के बाद हो रहा है, और उसी पर्सन को हो रहा है जिसके पास उसका पोजीशन है, ऐसे पेमेंट को हम बोलेंगे पेमेंट इन ड्यू कोर्स। द पेमेंट to the person in possession of the instrument must be under circumstances which do not afford a reasonable ground for believing that he is not entitled to receive पेमेंट एंड अमाउंट मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट। इस लाइन का सिंपल मतलब यह है कि ऐसा कोई भी पर्सन जिसको पेमेंट होने वाली है उसके चरित्र पे कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसको पेमेंट जो है वो नहीं की जाएगी। द पेमेंट टू द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी अंडर सर्कमस्टेंसेज व्हिच डू नॉट अफोर्ड अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही इज नॉट एंटाइटल्ड। ठीक है, ये अफोर्ड हम नहीं कर पाएंगे कि सामने वाले को एंटाइटल्ड ही नहीं है पेमेंट रिसीव करने का ऑफ द अमाउंट मेंशन्ड इन द अबव इंस्ट्रूमेंट। आगे, पेमेंट इन ड्यू कोर्स रिजल्ट इन डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसे ही पेमेंट हो जाएगा पेमेंट इन ड्यू कोर्स का, वो इंस्ट्रूमेंट पे जो लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो गई। अ पेमेंट इज सेट टू बी अ पेमेंट इन ड्यू कोर्स इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, यानी किस पेमेंट को हम नॉर्मल पेमेंट बोलेंगे और किस पेमेंट को हम पेमेंट इन ड्यू कोर्स बोलेंगे, उसकी कुछ कंडीशन है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। तो जो भी पेमेंट इन पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करेगी वो क्या हो जाएगी, पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो जाएगी, अदरवाइज वो एक नॉर्मल सिंपल पेमेंट होने वाली है। ठीक है, पहला कंडीशन,
It is in accordance with the apparent tenure of the instrument. This means that payment must be made according to the period mentioned on the face of the instrument. A payment before the maturity date of the instrument will not be considered as a payment in due course. क्या बोल रहा है कि किसी इंस्ट्रूमेंट पे अगर लिखा है 20 तारीख को पेमेंट हो जाना चाहिए, अगर वो उसका पेमेंट 20 तारीख के पहले हो जाता है तो वो पेमेंट तो है, लीगल है, वैलिड है, बट पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है. पेमेंट इन ड्यू कोर्स मतलब जो तारीख उसमें लिखी हुई है उस तारीख पे उसका पेमेंट हो जाना चाहिए. अब जिसमें ग्रेस के डेज मिल रहे हैं तो ग्रेस के डेज इंक्लूड उसमें हो जाएंगे. ठीक है, तो पेमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू जो भी टाइम पीरियड मेंशन है उस इंस्ट्रूमेंट के फेस पे उस हिसाब से पेमेंट होनी चाहिए. दूसरा, इट इज मेड ऑन द बिहाफ ऑफ ड्रॉई या एक्सेप्टर. ड्रॉई या एक्सेप्टर के बिहाफ पे बनाया जाता है. तीसरा, इट मस्ट बी मेड इन मनी टर्म ओनली विच इंक्लूड्स चेक और करेंसी नोट. वो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए, किसी भी तरीके का काइंड में पेमेंट नहीं होना चाहिए. The holder of a negotiable instrument cannot be forced to accept payment in any other mode except with his consent. ठीक है, एनी अदर मोड में जो है वो पेमेंट नहीं होनी चाहिए. मतलब सामने वाले को हम फोर्स नहीं कर सकते कि आपको हमको 35,000 देने थे, काम करो आप हमारा एलसीडी रख लो, हिसाब यहाँ पे खत्म. ठीक है, तो आप सामने वाले को फोर्स नहीं कर सकते कि वो एक्सेप्ट करे एनी अदर मोड एक्सेप्ट विथ हिज कंसेंट. बिना उसके कंसेंट के नहीं कर सकते. थर्ड पॉइंट इज payment must be made to a person in possession of the instrument, that is lawful holder of the instrument and also entitled to the payment. पेमेंट उसी पर्सन को होनी चाहिए जो उस पेमेंट को रिसीव करने का हकदार है. मतलब जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, जो लॉफुल होल्डर है, जिसके पास पोजेशन है एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, उसी को पेमेंट की जानी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज पेमेंट मस्ट बी मेड इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस एंड अंडर अ बोनाफाइड सर्कमस्टेंसेस. पेमेंट गुड फेथ में होनी चाहिए, बिना किसी नेग्लिजेंस के. ऐसा नहीं कि हम प्रॉपर चेक ही नहीं कर रहे हैं कि सामने वाला पर्सन जेन्युइन है कि नहीं और हमने पेमेंट उसको कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा. गुड फेथ में पेमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर ध्यान रख के पेमेंट होनी चाहिए और बोनाफाइड जेन्युइन सर्कमस्टेंसेस के अंदर. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे देता हूं मैं, पहले एक दो लाइन पढ़ लेते हैं. इफ अ चेक बियर्स फॉर द सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर, द पेमेंट विल नॉट बी पेमेंट इन ड्यू कोर्स इफ द बैंकर फेल्स टू एक्सरसाइज द नेसेसरी केयर. अगर आपको सामने वाले से चेक मिला है, चेक में जो साइन है उसमें कुछ गड़बड़ी है और बैंक वाला आपको वो जो चेक है वो क्लियर करवा देता है, तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं मानी जाएगी. अगर बैंक वाले ने बिना प्रॉपर केयर से, बिना प्रॉपर चेक किए वो चेक इशू कर दिया है तो. एक और एग्जाम्पल यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इफ अ बिल पेबल टू बियरर, क्या है, बिल है पेबल टू बियरर यानी जिसको मिला उसका हो जाएगा. बियरर कौन है यहाँ पे, नमन है. हैज बीन लॉस्ट या स्टोलन एंड द फाइंडर ऑफ द बिल अमन. अब वो बिल क्या था, बियरर बिल था, नहीं जिसको मिला उसका हो जाएगा. और फिर भी लीगली किसको मिलना था, नमन को पैसा मिलना था. अब नमन से वो क्या हो गया, बिल घूम गया. बिल जाके किसको मिला, अमन को मिला. अमन प्रेजेंट्स इट्स फॉर पेमेंट, क्योंकि वो बियरर था तो भैया जो दिखाएगा उसको पैसा मिलेगा. अमन ने क्या है उसको पेमेंट के लिए सामने दिखा दिया. अब पेमेंट टू द फाइंडर दैट इज अमन वुड नॉट बी पेमेंट इन ड्यू कोर्स. ठीक है, अब अमन को अगर सामने वाले ने पैसा दे दिया तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाएगा. क्यों, क्योंकि अमन जो है उसका लॉफुल ओनर नहीं है. लॉफुल ओनर क्यों नहीं है, क्योंकि अमन ने सामने वाले को कोई सर्विसेज नहीं दी या कोई गुड्स नहीं बेचे जिसके रिटर्न में उसको वो बेनिफिट जो है वो पेमेंट वो मिल रही है. याद करो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब अपन ने स्टार्ट किया था, अपन ने बोला था फ्री पॉकेट में हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इशू नहीं करेंगे, फालतू में बांटेंगे नहीं. कुछ हमको सर्विसेज मिली होंगी, गुड्स मिली होंगी, उसके ही रिटर्न में हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हैं. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अमन को तो वो गिरा हुआ मिला है या उसने चुराया है, यानी गलत तरीके से मिला है. आगे लिखा है यहाँ पे, इफ द पर्सन पेइंग, चमन यानी चमन एक ऐसा पर्सन जो पे कर रहा है, knows that the bill is a stolen bill and the person demanding payment, that is Aman, is not entitled to be paid. But if Chaman has no idea and makes the payment to the Aman in good faith, it would be a payment in due course. क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक बार फिर से सारी सिचुएशन समझो. नमन को बिल मिलना था, उससे यहाँ पे क्या हो गया, गुम गया बिल. अमन को मिल गया, अमन ने जाके चमन को दे दिया और चमन ने ये जानते हुए भी कि भैया ये लॉफुल ओनर नहीं है उसको पेमेंट दे दिया, तो क्या वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहलाएगा, नहीं कहलाएगा. बट चमन ने गुड फेथ में सामने वाले को दे दिया, उसने बिल को चेक भी किया, बट अमन ने उसको क्या हो सकता है फॉर्ज कर दिया होगा इस तरीके से कि वो ऊपर ऊपर से देखने पे या इवन इन्वेस्टिगेशन करने पे भी ठीक तरीके से सामने नहीं आए. और उस केस में अगर चमन ने जो है वो पेमेंट कर दी है तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहलाएगा. क्या बोल रहे हैं, चमन हैज नो आइडिया एंड मेक द पेमेंट टू द अमन इन गुड फेथ, गुड फेथ में उसने पेमेंट कर दिया, इट वुड बी अ पेमेंट इन ड्यू कोर्स. क्लियर हो गई बात, हाँ जी सर. आखिरी पॉइंट, देयर इज नो ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द पोजेसर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट. हमारे पास कोई भी ऐसा पुख्ता प्रूफ नहीं है कि जो पोजेसर है उसको पेमेंट भैया नहीं मिलनी चाहिए, इस टाइप का हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है. तो जब ये कंडीशन सारी सेटिस्फाई होंगी और पेमेंट रिलीज होगा, उस पेमेंट को हम बोलेंगे पेमेंट इन ड्यू कोर्स. क्या सारी कंडीशन एक बार फटाफट से अपन रिवाइज कर लेते हैं. पहला, पेमेंट पीरियड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो उस इंस्ट्रूमेंट में मेंशन है. दूसरा, ड्रॉई या एक्सेप्टर के बिहाफ पे बनाया गया हो. तीसरा, भैया करेंसी नोट या चेक ही होना चाहिए, आप सामने वाले को अदर काइंड वाइंड में फोर्स नहीं कर सकते. उसी पर्सन को मिलनी चाहिए भैया जो जिसके पास उसका पोजीशन है. गुड फेथ में बिना किसी नेग्लिजेंस के बोनाफाइड सर्कमस्टेंसेस में ही होनी चाहिए और कोई भी पुख्ता सबूत, देयर इज नो ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट पोजेसर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट. आपके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि सामने वाले को पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, तो उस पेमेंट को
क्या बोलेंगे, पेमेंट इन ड्यू कोर्स बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। तो विद दिस ये वाला जो चैप्टर है अपना पूरी तरीके से खत्म होता है। आज की वीडियो को हम इसी नोट पे रैप अप करेंगे। आई होप कि आप लोग 25 लाइक्स फटाफट जो है करवा दोगे इस वीडियो पे, तभी आपको नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से अपलोड कर दूंगा।